नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं न्यूज टुडे, जिस पे हर खबर है जरूरी और हर विश्लेषण है खास। बात करते हैं मुख्य सुर्खियों की। जैविक विविधता यानी जैविक संसाधनों और उनसे संबंधित ज्ञान तक पहुंच तथा लाभों का उचित एवं न्याय संगत साझाकरण विनियम 2025 अधिसूचित किया गया। डीआरडीओ ने स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म यानी एसएपी का पहला उड़ान परीक्षण पूरा किया। केंद्र सरकार ने एवीजीसी एक्सआर सेक्टर में क्रांति लाने के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी यानी आईआईसीटी की स्थापना की घोषणा की। भारत जीनोम एडिटेड धान यानी चावल की किस्में विकसित करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। 2047 तक विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए मध्यस्थता यानी मीडिएशन एक महत्वपूर्ण साधन। मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में रिपेयरेबिलिटी इंडेक्स यानी आरआई पर फ्रेमवर्क के लिए रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और बढ़ते हैं पहली मुख्य खबर की ओर। जैविक विविधता यानी जैविक संसाधनों और उनसे संबंधित ज्ञान तक पहुंच तथा लाभों का उचित एवं न्याय संगत साझाकरण विनियमन 2025 अधिसूचित किया गया। ये नियम जैव विविधता अधिनियम यानी बीडीए 2002 के अनुसार राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण यानी एनबीए द्वारा अधिसूचित किए गए हैं। इन नियमों का लक्ष्य जैविक संसाधनों के उपयोग से होने वाले लाभों को साझा करने के तरीकों को बताना है। इसमें डिजिटल अनुक्रम जानकारी यानी डीएसआई या उससे जुड़ी जानकारी भी शामिल है। आपको बता दें कि इन नियमों को 2014 के नियमों के स्थान पर अधिसूचित किया गया है। चलिए नए नियमों या विनियमन के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डाल लेते हैं। पहले से जानकारी और अनुमति की बात करें तो अगर कोई व्यक्ति या उद्योग जैविक संसाधनों का उपयोग करना चाहता है तो उसे एनबीए से पहले अनुमति लेनी होगी। यह जैव विविधता अधिनियम 2002 के अंतर्गत अधिसूचित औषधीय पादपों के उपयोग के मामले में लागू नहीं होगा। दूसरा है लाभ साझाकरण की मात्रा। इसमें व्यक्ति या उद्योग या उपयोगकर्ता के वार्षिक टर्नओवर के आधार पर अलग अलग श्रेणियां बनाई गई हैं। इसके अलावा 1 करोड़ से अधिक वार्षिक टर्नओवर वाले सभी उपयोगकर्ताओं को प्रति वर्ष उपयोग किए गए संसाधनों की जानकारी सहित एक विवरण साझा करना होगा। वहीं जिन जैव संसाधनों का संरक्षण या आर्थिक मूल्य बहुत अधिक है, उनके मामले में लाभ साझाकरण कम से कम 5% होना चाहिए। यह नीलामी की राशि, बिक्री मूल्य या खरीद मूल्य में से किसी एक पर आधारित होगा। यदि इनका वाणिज्यिक या व्यावसायिक उपयोग किया जाता है तो यह हिस्सा 20% से भी अधिक हो सकता है, जैसे लाल चंदन, अगरवुड आदि। आखिर में है बौद्धिक संपदा अधिकारों का वाणिज्यीकरण करना। इसके तहत आवेदक एनबीए को तय मौद्रिक लाभ या साझा गैर मौद्रिक लाभ का भुगतान करेगा। अब यह जानना भी जरूरी है कि पहुंच और लाभ साझाकरण यानी एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग एबीएस क्या है। एबीएस एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से आनुवंशिक संसाधनों का उपयोग करने वाले व्यक्ति या देश या उपयोगकर्ता और इन संसाधनों को प्रदान करने वाले व्यक्ति या देश या प्रदाता के बीच प्राप्त लाभों का न्यायपूर्ण और समान रूप से बंटवारा किया जाता है। बात करें इसके फ्रेमवर्क की तो यह जैव विविधता अभिसमय यानी सीबीडी के अंतर्गत शामिल है। इसी के साथ बॉन दिशा निर्देश और 2010 के नागोया प्रोटोकॉल एबीएस से संबंधित है। खास बात है कि 2024 में संपन्न सीबीडी के कॉप 16 में डिजिटल अनुक्रम जानकारी यानी डीएसआई के उपयोग के लिए बहुपक्षीय प्रणाली को अपनाया गया है। डीआरडीओ ने स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म यानी एसएपी का पहला उड़ान परीक्षण पूरा किया। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी डीआरडीओ द्वारा स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म यानी एसएपी के पहले सफल परीक्षण के साथ ही भारत उन चुनिंदा देशों की सूची में शामिल हो गया है जिनके पास स्वदेशी हाई एल्टीट्यूड प्लेटफॉर्म सिस्टम यानी HAPS है। इसे एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट यानी ADRDE आगरा द्वारा विकसित किया गया है। आपको बता दें कि यह भारत की पृथ्वी अवलोकन तथा खुफिया निगरानी और टोही यानी इंटेलिजेंस सर्वेलेंस एंड रिकॉनाइसेंस ISR क्षमता को बढ़ाएगा। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म यानी SAP क्या है। यह मानव रहित एयरशिप है। यह पृथ्वी से 17 से 22 किलोमीटर की ऊंचाई पर समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फेयर में संचालित होता है तथा यह हाई एल्टीट्यूड स्यूडो सैटेलाइट यानी HAPS के रूप में कार्य करता है और लंबे समय तक हवा में रह सकता है। आपको बता दें कि HAPS 2 प्रकार के होते हैं। पहला एरोडायनेमिक, यह हवा से भारी हो सकता है जैसे कि फिक्स्ड विंग वाले विमान, और दूसरा एरोस्टैटिक, यह हवा से हल्का होता है जैसे कि गुब्बारे और एयरशिप।
बात करें लिफ्टिंग तंत्र की तो यह उड़ान के लिए हीलियम गैस का उपयोग करता है। वहीं ऊर्जा स्रोत को देखें तो यह सौर ऊर्जा से संचालित होता है और रात्रि में संचालन के लिए ऑनबोर्ड बैटरियों का उपयोग करता है। इसी के साथ आइए एसएपी के सामरिक लाभ के बारे में भी जान लेते हैं। सबसे पहला है स्थायी निगरानी। यह सैटेलाइट या विमानों की तुलना में किसी क्षेत्र के ऊपर कई दिनों या कई सप्ताहों तक निगरानी रख सकता है। इससे लगातार निगरानी और संचार में सहायता मिलती है। दूसरा है बहुउपयोगी प्लेटफॉर्म। इसमें इमेजिंग सेंसर, रडार और टेलीकॉम पेलोड्स लगाए जा सकते हैं। इससे सीमाओं की निगरानी, आपदा प्रबंधन और खुफिया अभियानों में मदद मिलती है। आपको बता दें कि यह तकनीक ऐसे कार्यों को भी अंजाम देने में सक्षम है जो सैटेलाइट और ड्रोन नहीं कर पाते। इससे अंतरिक्ष जैसी व्यापक कवरेज मिलती है, वह भी कम लागत में। साथ ही इसे तेजी से तैनात किया जा सकता है और आवश्यकता अनुसार किसी भी समय और किसी भी रूप में उपयोग में लाया जा सकता है। केंद्र सरकार ने एवीजीसी एक्सआर सेक्टर में क्रांति लाने के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी यानी आईआईसीटी की स्थापना की घोषणा की। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने FICCI एवं CII के सहयोग से मुंबई में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी IICT की स्थापना की घोषणा की है। IICT की स्थापना एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स और एक्सटेंडेड रियलिटी यानी AVGC XR सेक्टर में भारत को वैश्विक मंच पर अग्रणी बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। चलिए खबर की शुरुआत करते हैं और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी IICT के बारे में जानते हैं। यह संस्थान AVGC XR सेक्टर के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र यानी नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में कार्य करेगा। आपको बता दें कि एक्सटेंडेड रियलिटी यानी XR तकनीकें डिजिटल और वास्तविक दुनिया को जोड़ती हैं। इनके उदाहरण है वर्चुअल रियलिटी VR, ऑगमेंटेड रियलिटी AR और मिक्स्ड रियलिटी MR। खास बात यह है कि यह संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IITs और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIMs के मॉडल पर आधारित होगा तथा इसे एक विश्व स्तरीय शिक्षा और प्रशिक्षण केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। इसी के साथ आइए भारत में AVGC XR सेक्टर की स्थिति के बारे में भी जान लेते हैं। 2021 में वैश्विक AVGC XR बाजार का मूल्य $366 बिलियन था तथा वैश्विक AVGC XR बाजार में भारत की हिस्सेदारी फिलहाल 1% से भी कम यानी लगभग $3 अरब है। हालांकि 2030 तक इसके $26 बिलियन तक पहुंचने की संभावना है। आपको बता दें कि कर्नाटक VGC XR सेक्टर में भारत के अग्रणी राज्य के रूप में उभर रहा है। उल्लेखनीय है कि कर्नाटक को देश का IT हब भी माना जाता है। खबर में आगे बढ़ते हैं और भारत में AVGC XR सेक्टर के विकास के प्रमुख कारण भी जान लेते हैं। सबसे पहले है OTT यूजर्स की संख्या में वृद्धि। 2024 में भारत के 547 मिलियन लोग यानी देश की लगभग 38.4% आबादी OTT से जुड़ी हुई थी। दूसरा, स्मार्टफोन उपयोग करने वालों की संख्या में वृद्धि। IAMAI और कांतार की रिपोर्ट के अनुसार 2025 के अंत तक भारत में 900 मिलियन से अधिक लोग इंटरनेट का उपयोग कर रहे होंगे। इसमें अधिकांश आबादी ग्रामीण भारत की होगी। बात करें एनिमेशन और VFX की उपयोगिता के विस्तार की तो गेमिंग, एजुटेक, आर्किटेक्चर जैसे क्षेत्रों में इनका व्यापक रूप से उपयोग हो रहा है। इनके अलावा है ऑगमेंटेड रियलिटी AR और वर्चुअल रियलिटी VR जैसी नई तकनीकों का उदय होने के कारण इनमें निवेश लगातार बढ़ रहा है तथा अन्य कारणों की बात करें तो अनुसंधान एवं विकास में निवेश बढ़ रहा है, साथ ही 5G नेटवर्क का तेजी से विस्तार हो रहा है आदि। अगली खबर पर बढ़ने से पहले आइए AVGC XR सेक्टर के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र यानी NCOE के लाभ भी देख लेते हैं। अधिक वृद्धि की क्षमता की बात करें तो FICCI EY रिपोर्ट 2023 के अनुसार एनिमेशन उद्योग की वृद्धि दर 25% तथा अनुमानित मूल्य यानी वैल्यू $46 बिलियन रही। दूसरा लाभ है स्वदेशी बौद्धिक संपदा यानी IP का सृजन, अर्थात देश में उपयोग और विश्व में विस्तार के लिए भारत की डिजिटल क्रिएटिव इकोनॉमी को समर्थन प्रदान करना। इसी के साथ इससे रोजगार के अवसर भी उत्पन्न हो रहे हैं, जिसमें 5 लाख नई नौकरियां, शिक्षा, कौशल, औद्योगिक विकास और इनोवेशन पर एकीकृत तरीके से ध्यान शामिल है। और आखिर में है भारत के सॉफ्ट पावर का विस्तार, जिसके अंतर्गत अत्याधुनिक कौशल का प्रशिक्षण, देश की समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा का आधुनिक प्रौद्योगिकियों के साथ समन्वय शामिल है। भारत जीनोम एडिटेड धान यानी चावल की किस्में विकसित करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR ने देश की पहली जीनोम एडिटेड चावल की किस्में विकसित की हैं। इनके नाम हैं DRR चावल 100 कमला और पूसा DST चावल 1।
यह उपलब्धि भारत को जीनोम एडिटिंग तकनीक से चावल विकसित करने वाला दुनिया का पहला देश बनाती है। खास बात यह है कि चावल की ये किस्में CRISPR CAS आधारित जीनोम एडिटिंग तकनीक का उपयोग करके विकसित की गई हैं। आपको बता दें कि CRISPR CAS जीनोम एडिटिंग तकनीक में किसी प्रजाति या फसल किस्म में किसी अन्य प्रजाति के DNA को प्रवेश कराए बिना उसके आनुवांशिक पदार्थ में सटीक संशोधन कर दिया जाता है तथा भारत की बायोसेफ्टी नियमावली के तहत सामान्य फसलों में साइट निर्देशित न्यूक्लियस 1 यानी SDN 1 और SDN 2 प्रकार की जीनोम एडिटिंग को मंजूरी दी गई है। इसी के साथ ICAR ने राष्ट्रीय कृषि विज्ञान निधि यानी NASF की सहायता से उपर्युक्त किस्मों का विकास किया है। NASF कृषि अनुसंधान में मौलिक और रणनीतिक अध्ययन को सहायता प्रदान करती है। इसी के साथ आइए चावल की नई जीनोम एडिटेड किस्मों के बारे में भी समझ लेते हैं। सबसे पहले है DRR चावल 100 कमला। इसे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान यानी ICAR IIRR हैदराबाद ने विकसित किया है। इस किस्म के विकास के लिए सांबा महसूरी चावल की किस्म में CKX2 यानी साइटोकाइनिन ऑक्सीडेज 2 जीन को संशोधित किया गया। साइटोकाइनिन वह पादप हार्मोन है जो पौधों की वृद्धि और कोशिका विभाजन में भूमिका निभाता है। दूसरा है पुसा DST चावल 1। इस किस्म का विकास ICAR के भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान यानी ICAR IARI नई दिल्ली ने किया है। यह MTU 1010 यानी कॉटनडोरा सन्नालू नामक बारीक दानों वाली चावल की उन्नत किस्म है। चलिए अब साइट डायरेक्टेड न्यूक्लियस यानी SDN के प्रकार भी जान लेते हैं। SDN 1 देखें तो इसमें DNA सीक्वेंस टेम्पलेट का उपयोग किए बिना लक्षित उत्परिवर्तन यानी म्यूटेजेनेसिस किया जाता है। इसमें पौधे के प्राकृतिक रिपेयर मैकेनिज्म का उपयोग किया जाता है। वहीं SDN 2 में DNA सीक्वेंस टेम्पलेट का उपयोग करके लक्षित उत्परिवर्तन किया जाता है। इसमें भी किसी बाहरी जीन को प्रवेश नहीं करवाया जाता है तथा SDN 3 में किसी जीव में DNA सीक्वेंस टेम्पलेट का उपयोग करके बाहरी जीन या बड़े DNA सीक्वेंस को प्रवेश कराया जाता है ताकि वांछित गुण प्राप्त किया जा सके। खबर के अंत में आइए जीनोम एडिटेड चावल की किस्मों के लाभ भी देख लेते हैं। उत्पादकता में वृद्धि की बात करें तो उपज में 19% की वृद्धि हो सकती है। दूसरा, जलवायु परिवर्तन के अनुकूल ढलना, इससे ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 20% की कमी आ सकती है तथा जल संरक्षण को बढ़ावा देना, 7,500 मिलियन क्यूबिक मीटर सिंचाई जल की बचत होगी। वहीं अन्य लाभ देखें तो ऐसी चावल की किस्में सूखा, लवणता और जलवायु परिवर्तन को सह सकती हैं और प्रतिकूल परिस्थितियों में भी बेहतर उपज प्रदान कर सकती है। 2047 तक विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए मध्यस्थता यानी मीडिएशन एक महत्वपूर्ण साधन। यह विचार राष्ट्रपति ने नई दिल्ली में आयोजित मध्यस्थता पर पहले राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान व्यक्त किया। इस सम्मेलन के परिणाम स्वरूप भारतीय मध्यस्थता संघ की स्थापना की गई है। भारतीय मध्यस्थता संघ का उद्देश्य विवादों के समाधान हेतु मध्यस्थता को एक प्राथमिक, संगठित और सुलभ विकल्प के रूप में स्थापित करना और उसका व्यापक रूप से प्रचार प्रसार करना है। आइए खबर की शुरुआत करते हैं और मध्यस्थता के बारे में जानते हैं। यह आर्बिट्रेशन और सुलह यानी कॉन्सिलिएशन के साथ साथ वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्रों में से एक है। आपको बता दें कि 2016 से लेकर 2025 के प्रारंभ तक मध्यस्थता के जरिए 7,57,173 मामले निपटाए गए हैं। इसी के साथ आइए मध्यस्थता का महत्व समझ लेते हैं। सबसे पहले है न्यायपालिका पर बोझ में कमी। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट IJR 2025 के अनुसार देश में न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या 5 करोड़ से अधिक हो चुकी है। दूसरा, किफायती और शीघ्र न्याय। मध्यस्थता से महंगे कानूनी शुल्क, अदालत के खर्च और लंबी कानूनी प्रक्रिया में लगने वाले समय की बचत होती है। इनके अलावा है सहकारी समस्या समाधान। इसमें एक तटस्थ तीसरा पक्ष बिना किसी का पक्ष लिए संवाद को प्रोत्साहित करता है और समाधान तक पहुंचने में मदद करता है। चलिए खबर में आगे बढ़ते हुए भारत में मध्यस्थता को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदम भी देख लेते हैं। मध्यस्थता अधिनियम 2023 की बात करें तो यह एक एकीकृत व संस्थागत कानूनी फ्रेमवर्क स्थापित करता है। वहीं वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम 2015 को 2018 में संशोधित किया गया था ताकि प्री इंस्टीट्यूशन एंड सेटलमेंट यानी PIMS की व्यवस्था प्रदान की जा सके। बात करें उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की तो यह उपभोक्ता विवादों को निपटाने के लिए मध्यस्थता को एक त्वरित, आसान और किफायती तरीके के रूप में प्रोत्साहित करता है। और आखिर में है सिंगापुर मध्यस्थता कन्वेंशन। भारत ने इस पर हस्ताक्षर किए हैं।
खबर को समाप्त करने से पहले चलिए मध्यस्थता यानी मीडिएशन, आर्बिट्रेशन और सुलह यानी कॉन्सिलिएशन के बीच अंतर भी समझते हैं। मध्यस्थता की प्रकृति स्वैच्छिक और अनौपचारिक है तथा आर्बिट्रेशन की प्रकृति औपचारिक और कानूनी रूप से बाध्यकारी है। वहीं सुलह की प्रकृति स्वैच्छिक और अनौपचारिक होती है। तीसरे पक्ष की भूमिका की बात करें तो मध्यस्थ या तटस्थ तृतीय पक्ष संवाद को सुगम बनाता है, निर्णय नहीं थोपता है, तथा आर्बिट्रेटर यानी तटस्थ तृतीय पक्ष न्यायाधीश की तरह कार्य करता है, बाध्यकारी निर्णय देता है। वहीं सुलहकर्ता समाधान सुझाता है, समझौते का प्रस्ताव कर सकता है। तीसरा पहलू है बाध्यकारी निर्णय, जो मध्यस्थता व सुलह में नहीं होता परंतु आर्बिट्रेशन में होता है। आखिरी पहलू है निर्णय का लागू होना। मध्यस्थता में जब तक इसे अनुबंध में न बदल दिया जाए तब तक इसे लागू नहीं किया जा सकता। वहीं आर्बिट्रेशन में निर्णय कानूनी रूप से बाध्यकारी होता है और उसे लागू किया जाता है, तथा सुलह में जब तक सहमति न हो तब तक इसे लागू नहीं किया जा सकता है। मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में रिपेयरेबिलिटी इंडेक्स यानी RI पर फ्रेमवर्क के लिए रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। रिपेयरेबिलिटी इंडेक्स यानी RI के लिए फ्रेमवर्क तैयार करने हेतु भरत खेड़ा की अध्यक्षता में गठित समिति ने उपभोक्ता मामलों के विभाग यानी DOCA को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। चलिए खबर की शुरुआत करते हैं और रिपेयरेबिलिटी इंडेक्स के लिए फ्रेमवर्क के बारे में समिति की सिफारिशें जान लेते हैं। सबसे पहले है ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स यानी OEMs को फ्रेमवर्क में दिए गए स्कोरिंग मापदंडों के आधार पर रिपेयरेबिलिटी इंडेक्स संबंधी स्व घोषणा करना अनिवार्य है। दूसरा, रिपेयरेबिलिटी इंडेक्स को बिक्री या खरीद केंद्रों, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर तथा पैकेज्ड उत्पादों पर QR कोड के रूप में प्रदर्शित किया जाना चाहिए। इसी के साथ रिपेयरेबिलिटी इंडेक्स के प्रारंभिक चरण के लिए स्मार्टफोन और टैबलेट को प्राथमिकता श्रेणी के रूप में चुना गया है। आपको बता दें कि रिपेयरेबिलिटी इंडेक्स का आकलन 6 मुख्य मापदंडों के आधार पर किया जाएगा। टूल्स, डिसअसेंबली डेप्थ, सॉफ्टवेयर अपडेट, मरम्मत संबंधी जानकारी, फास्टनर्स तथा स्पेयर पार्ट्स की उपलब्धता। हालांकि प्रत्येक मापदंड के लिए स्कोरिंग मानदंड और भारांश विकसित किए गए हैं। वहीं उत्पाद के प्राथमिक भागों या प्रायोरिटी पार्ट्स के भारांश को जोड़ने के बाद 5 बिंदु वाले न्यूमेरिक स्केल पर रिपेयरेबिलिटी इंडेक्स निकाला जाता है। चलिए खबर में आगे बढ़ते हैं और रिपेयरेबिलिटी इंडेक्स का महत्व जान लेते हैं। बात करें मरम्मत या रिपेयर की सुविधा में सुधार की, तो मोबाइल और टैबलेट उत्पाद श्रेणी से जुड़ी शिकायतों में काफी वृद्धि हुई है, जो 2022-23 के 19,057 से बढ़कर 2024-25 में 22,864 हो गई। दूसरा है संधारणीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना। यह संधारणीय उपभोग को बढ़ावा देते हुए LIFE यानी पर्यावरण के लिए जीवन शैली की अवधारणा को मजबूती प्रदान करता है। इसके अलावा है योजनाबद्ध तरीके से अप्रचलन यानी प्लान्ड ऑब्सोलेसेंस के मुद्दे का समाधान करना। प्राय कंपनियां जानबूझकर ऐसे उत्पाद बनाती हैं जो थोड़े समय में खराब हो जाएं और नए उत्पाद खरीदने पड़े। वहीं रोजगार सृजन देखें तो थर्ड पार्टी द्वारा मरम्मत की अनुमति से रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे। खबर के अंत में आइए राइट टू रिपेयर के बारे में भी समझ लेते हैं। इसमें कंपनियों से कहा गया है कि वे उत्पादों का जीवन काल बढ़ाने के लिए ग्राहकों और रिपेयर करने वाली दुकानों को स्पेयर पार्ट्स, उपकरण और उत्पाद की मरम्मत करने से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराएं, तथा उपभोक्ता मामलों के विभाग यानी DOCA ने 2022 में राइट टू रिपेयर पोर्टल इंडिया शुरू किया था, ताकि मरम्मत से जुड़ी आवश्यक जानकारी आसानी से उपलब्ध हो सके। चलिए बढ़ते हैं हमारे खास सेगमेंट सुर्खियों में रहे स्थल की तरफ। आज हम बात करेंगे अंगोला की, जिसकी राजधानी लुआंडा है। हाल ही में भारत ने अंगोला को $200 मिलियन का रक्षा क्रेडिट लाइन प्रदान करने की घोषणा की है। अगर भौगोलिक अवस्थिति की बात करें तो यह अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण पश्चिमी में स्थित है और इसकी सीमाएं उत्तर में रिपब्लिक ऑफ कांगो, उत्तर पूर्व में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, दक्षिण पूर्व में जाम्बिया तथा दक्षिण में नामीबिया से लगती हैं। अंगोला के पश्चिम में अटलांटिक महासागर स्थित है। चलिए बढ़ते हैं भौगोलिक विशेषताओं की तरफ। यहाँ कई प्रकार के प्राकृतिक संसाधन पाए जाते हैं, जैसे पेट्रोलियम, हीरा, लौह अयस्क, फॉस्फेट, तांबा, फेल्डस्पार, सोना, बॉक्साइट, यूरेनियम आदि। यहाँ की प्रमुख नदियां जाम्बेजी, क्वांगो, क्वांजा आदि हैं। आपको बता दें कि क्वांगो नदी अंगोला और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो के बीच सीमा बनाती है तथा यहाँ शुष्क मौसम के साथ उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। खास बात यह है कि इस देश की जलवायु पर काफी हद तक उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली ठंडी बेंगुएला जलधारा का असर देखने को मिलता है।
गौरतलब है कि ठंडी बेंगुएला जलधारा दक्षिणी अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी तट के साथ उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। चलिए बुलेटिन के आखिर में बढ़ते हैं आज की संक्षिप्त सुर्खियों की तरफ। राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण यानी NDSA की एक रिपोर्ट के अनुसार 2023 में आई बाढ़ से कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना यानी KLIP के बैराज की संरचना को गंभीर क्षति पहुंची है। NDSA एक वैधानिक संस्था है। इसे राष्ट्रीय बांध सुरक्षा अधिनियम 2021 के तहत स्थापित किया गया है। सिंधु जल संधि के निलंबन के बाद भारत सरकार ने बगलिहार बांध से जल के प्रवाह को घटा दिया है। आपको बता दें कि बगलिहार बांध जम्मू और कश्मीर में चिनाब नदी पर स्थित रन ऑफ द रिवर हाइड्रो पावर परियोजना का एक हिस्सा है। हाल के विश्लेषण से यह सामने आया है कि एग्री फोटोवोल्टिक्स यानी APVs एक ऐसा मॉडल है जो भूमि उपयोग की दक्षता बढ़ाकर किसानों की आय में वृद्धि करता है। हालिया अध्ययन में यह पाया गया है कि डाइथैलेट DEHP के संपर्क और हृदय रोग से मृत्यु के बीच एक संबंध मौजूद है। DEHP एक कृत्रिम रसायन है जिसे प्लास्टिक को लचीला बनाने के लिए उसमें मिलाया जाता है। भारतीय थल सेना को शत्रुओं के ड्रोन, हेलीकॉप्टर और जेट विमानों से निपटने के लिए नए रूसी ईगला S मिसाइल सिस्टम प्राप्त हुई हैं। हाल ही में अमेरिका ने भारत को हॉक-आई 360 तकनीकी उपकरण की बिक्री को मंजूरी दी है ताकि भारत अपनी निगरानी क्षमता को बढ़ा सके। मांगरबानी में पुरातत्वविदों ने निम्न पुरापाषाण काल के प्रागैतिहासिक औजारों की खोज की है। मांगरबानी पुरापाषाण काल का एक स्थल है तथा दिल्ली हरियाणा सीमा पर अरावली पर्वतमाला में एक पवित्र उपवन पहाड़ी वन है। हाल ही में संथारा नामक जैन अनुष्ठान सुर्खियों में रहा है। आपको बता दें कि यह एक जैन धार्मिक प्रथा है जिसमें व्यक्ति स्वेच्छा से उपवास के माध्यम से अपने जीवन का अंत करने का निर्णय लेता है। जाने से पहले आपकी समझ की परीक्षा के लिए डालते हैं एक नजर हमारे स्पेशल सेगमेंट प्रश्नोत्तरी पर। हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है न्यूज टुडे का यह बुलेटिन आपको पसंद आया होगा। न्यूज टुडे की PDF को डाउनलोड करने के लिए और आज की क्विज के उत्तर के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पर क्लिक कीजिए।